ओके अभी मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ाया था? टाइप ऑफ मेथड्स पढ़ाया था ना? यस मैम। नॉर्मल क्या क्या था? नॉर्मल मिक्स और नॉमिनल पढ़ाया था और डिजाइन था डिजाइन। अभी उसको वहीं पे स्टॉप करो, अभी कुछ चीजें पहले और पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद उससे आते हैं। ओके मैम। तो मान लो कि अगर मुझे किसी आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि बीम का हमें डिजाइन करना है, तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होती है? बीम बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई ये पता? बीम बनाने की ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बीम बनाते हैं? लोड दिया स्ट्रक्चर जो हमारा, मतलब कि जो स्लैब से हमारी जो भी लोडिंग आएगी उसको कॉलम में ट्रांसफर कर सके, यही है ना हमारा ऑब्जेक्टिव बीम बनाने का। तो अगर जो भी हमारी लोड आ रही है वो स्ट्रेस के फॉर्म में आ रही है, तो जो भी हमारी लोड आ रही है हमारे बीम के ऊपर, अगर वो लोड हमारी मटेरियल जो भी हमारे बीम बनाया है उसमें मटेरियल कंक्रीट यूज हुआ है ना, तो जो भी मटेरियल है उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी तो क्या होगा? बीम क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन सुना आराम से। देखो मैंने क्या बोला कि हमारे बीम के ऊपर जो भी स्लैब से लोडिंग आ रही है, ठीक है, किस फॉर्म में आ रही है? स्ट्रेस के फॉर्म में आ रही है ना? Yes, लोड और एरिया पे आ रही है ना, तो क्या है वो? स्ट्रेस के फॉर्म में आ रही है। तो जो भी डेवलप्ड स्ट्रेस आ रही है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू लोडिंग, अगर वो हमारे मटेरियल जो भी बीम बना है, हमारा बीम वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर ही बना है, तो हमारे मटेरियल के स्ट्रेंथ से अगर वो हमारा डेवलप्ड स्ट्रेस ज्यादा है तो हमारी जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? उस टाइम पे फेल हो जाएगा ना? अभी मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो डेवलप, जो हमारा डेवलप स्ट्रेस है उससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ओके अमन, समझ में आ रहा है बेटा? तो जब भी हम कोई भी आरसीसी का डिजाइन करेंगे तो हमारे पास दो चीजें जरूरी है। एक तो होगी मटेरियल की प्रॉपर्टीज, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और दूसरी क्या है कि हमारे बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उस स्ट्रक्चर को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दो चीजें मैंडेटरी है, वो होनी चाहिए, वो इसके बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कोई भी डिजाइन करने से पहले। ओके जी। तो जो भी स्ट्रेसेस आएंगे हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर वो किस किस फॉर्म में आ सकते हैं? टेंसाइल फॉर्म में आ सकते हैं, कॉम्प्रेसिव फॉर्म में आ सकते हैं, शियर फॉर्म में आ सकते हैं, बेंडिंग फॉर्म में आ सकते हैं। हाँ वही, टेंसाइल में आ सकते हैं, कॉम्प्रेशन में आ सकते हैं, शियर में आ सकते हैं, बेंडिंग में आ सकते हैं। इस फॉर्म में हमारे जो भी स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर लोड आ सकते हैं इस फॉर्म में। तो कंक्रीट और जो स्टील का कॉम्बिनेशन है, आरसीसी क्या है? कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन है। तो वो जो भी ये बाहर से ये स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अनवांटेड स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उसको क्या करना है? उसका मेन मोटिव क्लियर करना है और उसको कॉलम जो भी स्ट्रक्चर खींचना हमारे, उसको क्या करना है? उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। हाँ, तो कंक्रीट और स्टील एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आरसीसी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे मान लो कि हम सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं, जैसे मान लो कि अब डिजाइन हो गया, तो अब मैंने क्या बोला कि दो चीज जानना जरूरी है ज्यादा डिजाइन में। एक होनी चाहिए मटेरियल की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स,
और दूसरी ऑब्जेक्टिव। क्या क्या? मैम एक इसकी प्रॉपर्टी और मटेरियल की प्रॉपर्टी। हाँ, तो आरसीसी में अब हम एक बार कंक्रीट की अलग से पढ़ाई करते हैं कि कंक्रीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो उसके बाद स्टील की देखेंगे। उसके बाद जब हम इसकी दोनों के लिए देख लेंगे तब हमारे लिए डिजाइनिंग करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके ओके। इस दो टर्म आते हैं, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई बताओ। क्या बोले? स्ट्रेंथ और स्ट्रेस दो टर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब कि जितना ज्यादा लोड को बर्दाश्त कर सकता है, मतलब बिना टूटे बिना कुछ हुए उसमें मतलब खराबी के। और स्ट्रेस में मतलब हम लोग कितना ज्यादा लोड डाल सकते हैं, मैक्सिमम जो लोड है वो आ जाएगा। ओके, देखो कोई एक मटेरियल है, जैसा मान लो कोई एक मटेरियल है, उसके ऊपर हम क्या करें, टेंशन लगाए। क्या लगाए? टेंसाइल फोर्स लगाए। ठीक, तो उस मान के चलो अब मान लो कि उस पर हम 10 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाए, तो उस 10 न्यूटन टेंसाइल फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हुआ सिग्मा 1। क्या हुआ? सिग्मा 1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके फोर्स को बढ़ाते जा रही हूँ, लोडिंग बढ़ाते जा रही हूँ, तो 20 न्यूटन कर रही हूँ तो सिग्मा 2 स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। फिर 30 न्यूटन कर रही हूँ तो सिग्मा 3। वैसे ही 50 न्यूटन किया 50 न्यूटन किया तो सिग्मा 5 स्ट्रेस तुम्हारा डेवलप हुआ। ये समझ में आ रहा है ना कि मैं फोर्स बढ़ा रही हूँ, जैसे लोडिंग बढ़ा रही हूँ तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कुछ। तो मान के चलो कि जब मैं 50 न्यूटन का उससे क्या कर रही हूँ, लोडिंग लगा रही हूँ उस मटेरियल के ऊपर, तो हमारा सिग्मा 5 का स्ट्रेस डेवलप हो गया उससे। इस सिग्मा 5 के जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इस पे तुम्हारी जो मटेरियल, ये अब यहाँ पे मटेरियल क्या हो रही है, फेल हो रही है। ठीक है, अब इस लोड 50 न्यूटन का जो लोड लगाया, इस पे क्या हो रही है, मटेरियल फेल हो रही है तुम्हारी। नेकिंग पढ़ाया था ना मैंने सोम में कि नेकिंग आती है, फिर फ्रैक्चर। हाँ, तो मटेरियल में नेकिंग आ गया, अब ये टूट गया। सिग्मा 5 स्ट्रेस पे ये मटेरियल टूट गई। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, शुड बी कंसीडर्ड एज इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको लिख of stress should be considered at the time of failure. The value of stress should be considered as its strength. Okay. तो समझ में आया? स्ट्रेंथ कितने न्यूटन का कह रहे हैं? 50 न्यूटन। उस मटेरियल की क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ फेल हो जाएगी। तो ये होता है बेसिक सा डिफरेंस स्ट्रेंथ और स्ट्रेस के बीच में। ओके, कंक्रीट किस चीज से मिलकर बना हुआ था? मैम एग्रीगेट्स का था, लैंडिंग मटेरियल वाटर तो जो भी कंक्रीट कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो ज्यादा डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ अब मानो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंक्रीट मिल जाएंगे तुमको अलग अलग, तो सबकी स्ट्रेंथ तो सेम नहीं होगी, सबकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, हाँ, तो वो डिफरेंट कैसे है, वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो कैसे बताते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी। क्या हो सकता है? प्रोपोर्शनैलिटी। लिखते जाओ उसको, मैं भी सिर्फ नोट नहीं बनवाने वाली। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी पहले प्रोपोर्शनैलिटी पर,
कि हमने कोर्स एग्रीगेट कितना मिलाया, फाइन एग्रीगेट कितना मिला रही हूँ, सीमेंट कितना मिला रही हूँ, वाटर कितना मिला रही हूँ, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो, दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो, क्लियर? यस मैम। अगर वाटर ज्यादा मिला दिया तो मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो सब सबको वो बाद में चीजें हैं कि कितना मिलाना है वो बाद में पढ़ेंगे, बस चीजें फैक्टर पर देखिए। तीसरा क्या हो सकता है, टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, कि जो मिक्सिंग कर रहे हैं और उसको जब उठा के जहाँ हमको रिक्वायर्ड जहाँ भी जगह है वहाँ पे लगाना है, तो उसके बीच में प्लेसिंग के बीच में कितना टाइम गैप हो जाता है। अगर ज्यादा टाइम का गैपिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। यस। ठीक, तो टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। और चौथा क्या हो जाएगा, क्यूरिंग। चौथा क्यूरिंग। ये भी तो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं। चार फैक्टर है, पहला प्रोपोर्शनैलिटी, सेकंड वाटर सीमेंट रेशियो, तीसरा टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, चौथा है क्यूरिंग। मेन जो डिपेंड कर रहा है वो प्रोपोर्शनैलिटी पे, मेन जो फैक्टर है वो प्रोपोर्शनैलिटी पे। कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा डिपेंड पे करेगी वो प्रोपोर्शनैलिटी पे करेगी कि कितने रेशियो में हमको मिला। ओके, गॉट इट? चलो एक लिखो, टाइप ऑफ कंक्रीट। टाइप ऑफ कंक्रीट, देखिए एक लिखो क्लासिफिकेशन, दूसरे साइड लिखो डेंसिटी। क्लासिफिकेशन, दूसरे साइड डेंसिटी। हो गया? क्लासिफिकेशन लिखो, पहला नॉर्मल वेट कंक्रीट, नॉर्मल वेट कंक्रीट। डेंसिटी का यूनिट बताना, रुको कोई नहीं, उसको बताओ डेंसिटी का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको लिख लो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों बोली? वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी नॉर्मल वेट कंक्रीट लिख लिया मैम, वेट या वेट? वेट WEIT वेट, नॉर्मल वेट कंक्रीट लिख लिया। यस मैम। डेंसिटी में लिखो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेकंड लिखो लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जल्दी जल्दी लिखो। तीसरा लिखो हेवी वेट कंक्रीट, हेवी वेट कंक्रीट 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हो गया? ये बस चीजें याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी पूछ लेते। हाँ बेटा बोलो। मैम कितने किलोमीटर? किलोमीटर नहीं, किलो न्यूटन। 32 किलो न्यूटन पर मीटर। मैम, ये लाइट वेट कंक्रीट 18 किलोमीटर होगा। 18 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। और नॉर्मल जो है 24 है। अब देखो यहाँ पे जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं इसमें कोई भी स्टील यूज नहीं किया, कोई भी स्टील नहीं यूज किया है। नॉर्मल कंक्रीट था। अगर यहीं पे RCC किया जाए, मतलब स्टील नहीं हुआ हो, तो उसका डेंसिटी हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हो गया? यस मैम। सबके पास कल तक IS 456 2000 वाली कोड का प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप उसी से पढ़ाऊंगी। मैम यहाँ पे बंद सबके पास प्रिंट हो जाना चाहिए। मैम यहाँ पे बंद
ठीक है, बंद है तो फिर फोन से पढ़ना और बाद में अपने लिए सेवा के रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हो तुम लोग, ठीक है? ओके मैम। हमारे लिए ना गीता का काम करता है, सिविल इंजीनियर के लिए ना आईएएस क्या काम करता है, गीता के ठीक है, लिखो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एज पर आईएस 456/2004। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एज पर आईएस 456/2004। हो गया? पहला है ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, फर्स्ट ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में लिखना M10 to M20, M10 to M20। अमन 20 क्या है बेटा? मैम मिक्सचर और जो 20 मैम ये एसपीके की वैल्यू है, ये कंप्रेशन एनर्जी न्यूटन पर नहीं मेगा पास्कल न्यूटन पर ऑर्डिनरी कंक्रीट होगी ना M10 to M20 के बीच में अगर कोई ग्रेड की कंक्रीट ले रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। इसका लिखना है स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। ये सब ना आईएस 456 में दिया हुआ है, जो चीज ज्यादा जरूरी है वो मैं लिखवा दूंगी ताकि तुम याद कर, तुम खुद से पढ़ोगे नहीं। मैम ये पूरी 114 पेज पूरी पढ़नी नहीं है, वो तुम्हारे ईज के लिए होता है, क्योंकि एज अंडर ग्रेजुएशन तुम लोग क्या तुम लोग चीजें प्रैक्टिकली तो कर नहीं पाओगे, थ्योरेटिकली भी नहीं कर पाओगे। तो वो बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो ऑलरेडी वो चीजें करके हमें देख रखा है उन्होंने कि तुम वो सारा वो रिसर्च के थ्रू हुआ है, इसलिए वो हमें यूज करने के लिए दिया गया है। हम हर चीज नहीं कर सकते, तुम्हारे पास लिमिटेड नॉलेज ही होता है ना। अभी तुम लोग किसके हो, अंडर ग्रेजुएशन हो ना, तो तुम्हें पास लिमिटेड नॉलेज है, तो तुम लोग वो चीजें निकाल नहीं पाओगे। क्या हर जगह लैब नहीं अवेलेबल है, और वो लैब में तुम कर नहीं सकते। तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक आईआईटी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट होगी, वहाँ के जो भी प्रोफेसर्स होते हैं ना वो ये काम कर चुके हैं। जब भी तुम्हारे इसको देखना इसके पीछे देखना वो इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा होगा और तुम्हारे रिसर्चर्स के नाम भी लिखे होंगे, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया, ठीक है? स्टैंडर्ड कंक्रीट में लिखो M25 to M60, M25 to M60 के बीच में जो भी तुम्हारी कंक्रीट है वो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा लिखना हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नहीं ये 60 के अबव होता है ना, 66 M65 to M100 जो मैं लिखवा रही हूँ बस लिखो। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 to M100 हो गया? यस मैम। मैम M5 का भी टेप यूज होता है क्या? पहले कहीं कहीं होता है, वो नॉमिनल सक्सेस में होता है बेटा, वो तुम्हारे क्या होता है वो कोड में नहीं रिप्रेजेंट होगा जनरल, क्योंकि क्या होता है कि वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे अनस्किल्ड लेवल होता है ना, कहीं छोटा मोटा काम होता है तो वो उस कंक्रीट को यूज कर लेते हैं, बट वो हाई स्ट्रेंथ नहीं देता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है? आरसीसी में कभी भी M5 नहीं यूज करोगे, आरसीसी में कभी भी M5 यूज नहीं करते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अभी जो मैंने लिखवाया ये जो कोड है ना, ये कोड में दिया हुआ है। समय समय पर कोड में क्या किया जाता है ना, अमेंडमेंट क्या किया जाता है,
क्या किया जाता है? अमेंडमेंट किया जाता है। सुनाई दे रही है मेरी बात? यस मैम। ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्या किया जाता है कि कोड में अमेंडमेंट किया जाता है कि आगे कुछ चीजें बढ़ाई जाती है, कुछ चीजें घटाई जाती है, तो कुछ नई चीजें जोड़ी जाती है, कुछ रिवीजन किया जाता है कोड के अंदर कि नहीं अभी तक तो इतना जितना भी हमने कोडल प्रोविजन दिया था वो सही था, बट अभी मैंने एक्सपेरिमेंट कुछ सालों में कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ पीएचडी स्कॉलर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद से फिर वो रिवाइज किया जाता है हर बार। तो जो M60 था ना पहले ग्रेड 1 कंक्रीट, पहले वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर आती थी। M60 was earlier M60 was earlier in high strength concrete. हो गया? यस मैम। और जो तुम्हारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो थी, जो कि अभी M100 पे जाकर रुक जाती है, M55 पे लिखवाया है मैंने? यस मैम। पहले ये M80 पे चल जाती थी, पहले ये M80 पे चलती थी। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वाज अप टू M80, यस मैम। ठीक है। तो पहले की चीज है, बट अभी न्यू अमेंडमेंट होने की वजह से सब चीजें चेंज हो गई। स्टैंडर्ड के बीच में स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए M25 M60 आ गई है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए M65 टू M100। ओके, यस मैम। चीज क्लियर हुआ? यस मैम। देखो एक नोट बना लो, नोट what RCC word for RCC word minimum grade of concrete, minimum grade of concrete is equal to M20। जब भी RCC वर्क कभी करना स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम ग्रेड जो कंक्रीट यूज करने वाले हैं वो M20 यूज करेंगे, ठीक है? यस मैम। बट पहले ये M15 था। कि बिफोर अमेंडमेंट ये कितना था? तो M15 था। आफ्टर अमेंडमेंट ये M20 होता है, ठीक है? हो गया? यस मैम। ये जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है ये तो आरसीसी वर्क में ही होता है। आरसीसी वर्क यूज करेंगे, ऑर्डिनरी कंक्रीट आरसीसी में नहीं करेंगे। नॉर्मल कहीं छोटा मोटा जगह यूज हो रहा होगा तो कंक्रीट का काम होगा, तो वहां पे हम यूज कर लेंगे M20। तो मैम M20 को मिनिमम कोड में क्यों कभी मत पूछना, मैंने क्या बोला? कोडल प्रोविजन में क्यों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, वो रिसर्च पे डिपेंड करता है कि किस क्राइटेरिया को वो लेकर के वो उसका बना के दिया, ठीक है? ओके, कोड को मानना है, वो मानना ही है। चलो अब बताओ तो बिल्डिंग के दो कंपोनेंट कॉलम बी। थप्पड़ मारेंगे तुम लोग को। मैम क्या पूछे कंपोनेंट? बिल्डिंग के दो कंपोनेंट क्या थे? मेन। अरे मैम सुपर स्ट्रक्चर सब्सट्रक्चर। हाँ, सुपर स्ट्रक्चर तो अब एक बात बताओ कि जब हम सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर कभी भी हम यूज कर रहे हैं वर्क के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हम मिनिमम ग्रेड M20 ले ले दोनों के लिए? मैम जिस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा मैम उसके हिसाब से ना मैम अगर हमें बनाना सभी आरसीसी वर्क के लिए जो कि सुपर स्ट्रक्चर हो या सब स्ट्रक्चर के अंदर में आ रही हो, मिनिमम ग्रेड M20 ले सकते हैं क्या? मैम हाँ ले सकते हैं, बट अगर वो क्या कहते हैं कंक्रीट का तो पता होता है ना कि कितना
नहीं ले सकते। ये डिपेंड करेगा तुम्हारा एक्सपोजर कंडीशन पे। किस पे? एक्सपोजर कंडीशन कि कितना नॉर्मल पानी में कोई चीज है, कोई बाहर इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट में कितना आ रहा है, मतलब और कितना पानी के अंदर में आ रहा है, कितना सी वाटर के अंदर में आ रहा है, कितना रेनफॉल के अंदर में आ रहा है, हीट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्सपोजर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लिखो एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन पहला लिखो माइल्ड। माइल्ड के लिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट करेंगे। M20। दूसरा मॉडरेट। M25। अगर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट करेंगे। तीसरा लिखो सीवियर। अगर सीवियर हुआ तो M30 यूज करेंगे। वेरी सीवियर हुआ तो M35 यूज करेंगे। वेरी सीवियर हुआ तो M35 यूज करेंगे। और अगर एक्सट्रीम कंडीशन हुआ तो M40 यूज करेंगे। मैम लिख लिया पूरा। मैम इसमें एक ही सुनो माइल्ड M20, मॉडरेट M25, सीवियर M30, वेरी सीवियर M35। हाँ, और एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी तो M40। ओके, पूछो जिसमें क्या पूछ रहे हो? मैम जब इसको राइट डाउन कर रहे थे तो मैम हमने इसमें केस और नॉमिनल कवर भी पढ़ा था। नॉमिनल कवर? यस मैम। तुम जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान दो। इधर नहीं मैम वही हम कुछ पूछ रहे हैं कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या इसको ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा ना कंडीशन, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये हर जगह पूछा जाता है। आगे जो भी कभी एग्जाम कोई दोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ो ध्यान दो, ज्यादा मत पढ़ने को करो। मैम बस लिख लिया था कि काम हो गया है। ओके, अब देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये तो समझ में नहीं आया होगा ना कि माइल्ड किस कंडीशन को बोलेंगे, मॉडरेट किस कंडीशन को बोलेंगे। बोलो, समझ में आया है? समझ में आया? माइल्ड किस कंडीशन को बोलेंगे, मॉडरेट किस कंडीशन को बोलेंगे, ये तो समझ में नहीं आया होगा। पहला लिखो रेन। पहला लिखो रेन। उसके अंदर में ए लिखना, ए करके। कोई स्ट्रक्चर है, a structure not exposed to rain। ए में लिखो, a structure not exposed to rain। बी लिखना, a structure exposed to rain। तीसरा लिखना, सी लिखना, a structure exposed to severe rain। लिख लिया सबने? ठीक है। तो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रेनफॉल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे हम माइल्ड कंडीशन लेंगे। कौन सा लेंगे? माइल्ड। फिर आगे लिखो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन करेंगे, मतलब वहाँ पे M20 कंक्रीट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। अब इससे नीचे कोई यूज नहीं करोगे यहाँ पे। M10 नहीं यूज करोगे, M15 यूज नहीं कर सकते, वो तो कर भी नहीं सकते। RCC स्ट्रक्चर बनाओगे तो M20 मिनिमम होना चाहिए। Got it? Yes, ma'am। दूसरा है एक्सपोज टू रेन हो रहा है तो वहाँ मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन लेंगे।
मैम ये नॉर्मल वाटर के लिए होगा कि सी वाटर के लिए होगा? हाँ तो मैं रेन वाटर की बात कर रही हूँ, कोई नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रही। मैम तो एक्सपोज करना तो अंदर भी बनाते वाटर के। मैं क्या बोल रही हूँ रिदम की मैं पढ़ाऊंगी ना, जो चीजें बोल रही हूँ उसको पढ़ो। ओके एक्सपोज टू रेन हो रहा है तो मॉडरेट कंडीशन। यहाँ पे कौन सा यूज कर रही है कंक्रीट? M25 मिनिमम M25 यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए मैं नहीं रोकती, M30 जा सकते हो, M35 जा सकते हो, बट M20 नहीं जाओगे यहाँ पे, ठीक है? ओके। और एक्सपोज टू सीवियर कंडीशन में सीवियर कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम मिनिमम M30 यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम बढ़ सकते हैं M35 M40 बढ़ सकते हो, बट मिनिमम M25 नहीं जाओगे, M30 ही यूज करोगे यहाँ पे। चलो ये रेट में हो गया। दूसरा में लिखो नॉर्मल वाटर, दूसरा लिखो नॉर्मल वाटर। पानी दे रहा। नॉर्मल वाटर उसमें एक लिखो कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। कोई स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली इमर्स्ड है। दूसरा लिखो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन। हो गया? यस मैम। अच्छा अमन, यस मैम। एक बात बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा इफेक्ट होगा अगर वाटर के अंदर कंप्लीटली इमर्स्ड है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा इफेक्ट होगा या जिसमें अल्टरनेटिंग वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन आ रही है वो ज्यादा इफेक्ट होगा? गुड। देखो ईयर थ्रू आउट द ईयर अगर इमर्स्ड वाटर है तो वहाँ की वाटर की पीएच वैल्यू क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं ना, क्योंकि वाटर सेम है, वाटर चेंज हो नहीं रहा वहाँ का, तो पीएच वैल्यू मेंटेन करेंगे तो हम अपने स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा हार्मफुल वो होता है स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो रहा है, वेटिंग हो रहा है, कुछ दिनों बाद सूख जा रहा है वहाँ पे, फिर दूसरी वाटर आ रही है अलग पीएच वैल्यू के साथ, ठीक है? तो वो फिर अफेक्ट कर रही है हमारे स्ट्रक्चर को। फिर वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जा रही है, वाटर क्या हो जा रही है, ड्राई हो जा रही है, फिर दूसरी वाटर आ रही है, तो इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ज्यादा अफेक्ट होगा। तो जो कम्प्लीटली इमर्स्ड वाटर है वहाँ पे कंडीशन लेंगे मॉडरेट, क्या लेंगे? मॉडरेट लिखो। और जो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन है वहाँ पे सीवियर लेंगे। हो गया? यस मैम। हिमांशु समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। पहला क्लास किया था? मैं पहला क्लास में क्लासेस हर दिन का किया करो, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होती है क्लासेस की, तो समझ में नहीं आएगा। तीसरा लिखो, अब तो टाइम भी होने वाला। यस मैम। ऑफ हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आई है ना? इतना बताओ। यस मैम। अगर मैं कंक्रीट के बारे में पूछूं तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं? फिर से बताना जरा। 4 तो मेन है, फाइन एग्रीगेट हो गया,
सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, ऐड मिक्सचर हो जाएगा, ऐड मिक्सचर। और हाँ मैम, ऐड मिक्सचर में भी कितने टाइप के होते हैं, मतलब रिटार्डेंट्स होते हैं, एक्सीलरेटर्स होते हैं। तुम कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो अपने कंक्रीट को, ठीक है, उसमें हमारा वॉइस जरूर रहता है, एयर जरूर रहता है। एयर को मिक्स नहीं करना। एयर भी होता है, एग्रीगेट भी हो गया, एग्रीगेट का अंदर फाइन एग्रीगेट आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया, और हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? सीमेंट और वाटर। ओके, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, और जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो एडमिक्सचर भी यूज किया जाता है। ठीक, ठीक है फिर टास्क कर लेना। चलो ठीक है।